हेलो गाइस, द डार्क डेप्थ वर्ल्ड में स्वागत करती है द डेप्थ क्वीन आप सबका। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक मूवी के बारे में जिसका थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। ये मूवी है घूमर, जो ZEE5 पे पिछले साल रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी को जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हुई थी। अब ये पिक्चर OTT पे चली है नहीं चली है, इसकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में मैंने रिसर्च बहुत कम किया है, इनफैक्ट किया ही नहीं है। मैंने ये मूवी देखी और मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। इस पे बात करने की मेरे पास बहुत सारी वजह है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पिक्चर की कहानी आपको देख के पता तो चली गई होगी कि एक लड़की होती है जिसका एक हाथ नहीं होता है, और वो एक बहुत अजीब तरीके से, एक अलग तरीके से, एक यूनिक तरीके से बॉलिंग करती है। उसी बॉलिंग के स्टाइल को नाम दिया गया है घूमर। तो क्यों वो ऐसा करती है वो भी आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा। अच्छा, इस पिक्चर में जो ये हीरोइन है, जो मेन लीड है, ये वैसे तो मुझे थोड़ी अच्छी लगी हैं, लेकिन एक्टिंग में अभी इनको थोड़ा अपना और एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत है। ये कौन है मुझे नहीं पता है, इससे पहले भी कौन सी फिल्म में आई हैं नहीं आई हैं मुझे उसकी भी नॉलेज नहीं है। मैंने इनको पहली बार ही इस फिल्म में देखा है। कहीं अगर ये आई हो और मुझसे चूक हो गई हो, या मैंने देखा नहीं है, या देखकर भी मुझे ध्यान नहीं आया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैंने इनको इस फिल्म में देखा है, और जो भी इनको काम मिला है इन्होंने अच्छे से किया है, बट मुझे लगा कि इनको शी शुड बी मोर एक्सप्रेसिव। तो एक्सप्रेशन का एक एक्टर की लाइफ में बहुत बड़ा महत्व होता है। एक एक्टर जो होता है वो अपने हाव भाव से, तो एक्टिंग उसको आनी ही चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण कटरीना है। कटरीना का प्रॉब्लम ये है, कटरीना बहुत खूबसूरत है, अच्छी डांसर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो अपने एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं दे पाती है। एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशन की कमी है, जिसकी वजह से, एंड ऑफ कोर्स उसकी डायलॉग डिलीवरी, इतने साल हो गए हैं उसे, लेकिन अभी भी उसको हिंदी बोलने में, उसके लहजे में वो क्लियरिटी नहीं है जो होनी चाहिए। तो यहीं पर वो मार खाती है। हालांकि इस लड़की की आवाज़ मुझे लगा कि इसी की खुद की है, किसी और से डबिंग नहीं हुई है। अगर हुई है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पिक्चर में लड़की ने ऑन द होल सही काम किया है। मैं इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी। और इस पिक्चर में शबाना आज़मी भी हैं। शबाना आज़मी को हम बहुत समय से देख रहे हैं, मैंने इनकी यंग एज की भी फिल्में देखी हैं, और काफ़ी लंबा करियर इनका रहा है, और एक अच्छी एक्ट्रेस है। तो मेरी कोई हैसियत नहीं है इनकी एक्टिंग पर बात करने की। और सबसे अच्छा काम अगर मुझे किसी शख्स का लगा इस फिल्म में, तो वो है अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन ने, आप देखिए कि बड़े बड़े एक्टर्स जो अभिषेक से काफ़ी बड़ी उम्र के हैं, वो हीरो बनकर बैठे हुए हैं, काम उनसे होता नहीं है। वो उनके अंदर जो लड़कपन है वो कब का जा चुका है, बुढ़ापे की दहलीज में उन्होंने कदम रखा है। ठीक है, मैं यहाँ एज शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई चीज़ें वो ऐसी करते हैं जो उन पर शोभा नहीं देती है। जैसे कि डंकी पिक्चर में जो शाहरुख ने जो एक लौंडागिरी दिखाने की कोशिश करी है, वो बिल्कुल भी सूट नहीं किया उन पर। क्योंकि ग्राफिक से, एनिमेशन से आप किसी इंसान को थोड़ा जवान दिखा सकते हो, लेकिन पता है कि भाई वो जवान है, वो कंप्यूटराइज जवान है, तो वो पता चल जाता है और वो अच्छा भी नहीं लगता। शाहरुख खान ने एक ज़माने में जम जम के रोमांटिक रोल किए हैं, और वो सूट भी करे हैं, क्योंकि शाहरुख यंग थे, शाहरुख में वो बात थी, वो चार्म था। लेकिन अब क्या है, शाहरुख का एज दिखता है। आप भले ही उसको बॉडी वॉडी बना लो, ये सब कर लो, बहुत सारे टेक्निक आप अपना लो, लेकिन जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती। वो आप एज आपको नहीं बख्शती है, कितनी भी आप सर्जरीज करवा लो, कितना भी करवा लो, बट कहीं ना कहीं एज रिफ्लेक्ट होती है। देखो, बॉडी तो अपने हिसाब से ग्रो करेगी ना, आप उसको मेडिसिन से कितना रोक पाओगे। ये बहुत नेचुरल है।
और अब लोगों को भी ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि इंसान जितना ख़राब अपनी जवानी को रोकने में अपने शरीर को करता है, आप देखिए जवान रहने के लिए ये लोग कितनी मेडिसिन्स खाते हैं, कितने हार्मोनल्स, कितनी चीज़ें इनको होती हैं, तो फिर कहीं और से इनको रिपे करना पड़ता है। तो अब लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि भाई जवानी अपने टाइम पर आई है और अपने टाइम पे जाएगी। उसको ग्रेसफुली वेलकम हमने किया था, तो अब हमें उसको ग्रेसफुली विदा भी करना है। तो अब लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है जो मुझे सही लग रही है। तो अब मैं बात करूँगी कि अभिषेक ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। देखिए, अभिषेक बच्चन की लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, और फ़ायदा भी यही है कि वो अमिताभ बच्चन का बेटा है। अमिताभ बच्चन का बेटा है, इसलिए उसको इतनी फिल्में मिली। नहीं, अगर वो एक आउटसाइडर होता तो वो कभी भी इतनी लंबी पारी नहीं खेल पाता, ठीक है। लेकिन अभिषेक बच्चन की बात मैं ये कहूँगी कि अभिषेक बच्चन ने अपनी पोटेंशियल को समझ कर रोल किए हैं, और कभी कभी इतने चैलेंजिंग रोल्स किए हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं इतने बड़े ख़ानदान का लड़का हूँ, मेरी क्या इमेज होगी, क्या होगा। सो आई थिंक उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप दोस्ताना मूवी देखिए, बोल बच्चन मूवी देखिए, दोनों में एक चीज़ समानताएं थी कि दोनों में वो एक गे कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। दोस्ताना में भी और बोल बच्चन में भी। बोल बच्चन में उनका डबल रोल था, एक में वो प्रॉपर लड़के बने थे और एक में वो गे लड़के बने थे। उसके बाद भी उन्होंने ये दो रोल्स बहुत ही बखूबी किए। ये उन्होंने नहीं सोचा कि भाई मेरी इमेज पर क्या असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता किसी और एक्टर में इतना गूदा था कि वो इस तरह के रोल कर पाए। जॉन ने दूसरे टाइप का रोल किया था। जो गे लड़के होते हैं, जो एकदम फेमिनिन बिहेव करते हैं, और एक गे लड़के होते हैं जो मेल की तरह बिहेव करते हैं, बट वो अट्रैक्टेड जो हैं मर्दों की तरफ होते हैं। आपको पता ही होगा, आप लोगों ने यूट्यूब पे ये सब चीज़ें तो आप लोग देखते ही हो, आपको पता ही होगा। इवन जो लड़कियां होती हैं, लेस्बियन कपल होती हैं, उसमें भी एक लड़की प्रॉपर लड़कों की तरह ही ड्रेसअप होती है और एक लड़की लड़की ही की तरह ड्रेसअप होती है। तो आप ये उनकी साइकोलॉजी आप समझ जाइए। तो अभिषेक ने बहुत ही चैलेंजिंग रोल्स किए। मुझे जो अभिषेक का सबसे बेस्ट रोल जो अब तक लगता है वो गुरु मूवी का लगता है। गुरु मूवी में अभिषेक ने अपना वेट भी पुट ऑन किया था और पूरे कैरेक्टर में अभिषेक घुसा था। और आई थिंक मुझे काफ़ी ज़माना हो गया गुरु मूवी देखे हुए, लेकिन जब मैंने गुरु मूवी देखी थी तब मैंने अभिषेक को मन ही मन में थम्स अप दिया था कि नहीं भाई, बंदे ने अपने आप को साबित किया है। तो बहुत बढ़िया रोल अभिषेक का रहा है, एंड आई थिंक ही इज़ बेस्ट। उस फिल्म में ही वॉज बेस्ट मैं कहूँगी। तो यहाँ पर भी मैं अभिषेक को पूरा थम्स अप देना चाहूँगी। अभिषेक ने पूरा कैरेक्टर में था, और कहीं से भी अभिषेक ऐसा नहीं लगा कि भाई अभिषेक ने ये क्या किया है। बहुत ही कमाल का उम्दा रोल किया। लेकिन मुझे राइटर से एक दिक्कत है कि कोच को इतना नशेड़ी क्यों दिखाया। मतलब कि वो शराब पीता रहता है, वो बात अलग है कि एंड में वो छोड़ देता है शायद, क्योंकि जो उसकी जो स्टूडेंट होती है, जो मेन लीड होती है, वो अपने पैरों से शराब की बोतल को ठोकर मारती है। तो मे बी ये साइन रहा होगा कि वो शराब छुड़वा देती है। आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पिक्चर को फिर एंड में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखा था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। कोच को फिट रहना दिखाना चाहिए था, या फिर उसकी भले कोई बैक स्टोरी थी, बट ये दिखाना चाहिए था कि इस लड़की को ट्रेन करने के लिए उसने अपने अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंज किए हैं। देखिए, जब आप खुद अपने अंदर पॉजिटिव चेंज ला सकते हो तो आप दूसरों को भी इनकरेज कर सकते हो, और आपकी बात की वैल्यू होती है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। लेकिन मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि भाई इस पिक्चर में उन दोनों का कोई रोमांस नहीं दिखाया, जो बेस्ट पार्ट था। कोच था और वो एक स्टूडेंट थी, तो उस गरिमा को मेंटेन किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और
तीसरा मुझे ख़राब पार्ट लगा वो जो उस लड़की का लव एंगल दिखाया। मुझे लगता है कि ये लव एंगल बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है ऐसी कहानियों में। देखिए, मैं अगेन चक दे का देना चाहूँगी। चक दे मूवी में किसी का भी कोई लव एंगल नहीं दिखाया गया। मैंने पहले भी चक दे मूवी पे बात की है। कोच को बिल्कुल संयम में दिखाया, कोच को सिगरेट शराब पीते हुए नहीं दिखाया। मतलब पूरी एक जो हॉकी थी वो हॉकी थी, मतलब जिस खेल पर बना है उस पर बना है, और उससे रिलेटेड ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। तो डेफिनेटली देखिए, चक दे मूवी का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम हर मूवी को चक दे के बराबर तो नहीं बार बार लाकर खड़ा कर सकते। लेकिन हाँ, मैं इस मूवी की बातें जो मैंने जो नोट करी मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इस पिक्चर में जो एक लव एंगल दिखाया जो अंगद बेदी ने प्ले किया था। अंगद बेदी को मैं एक ज़माने में बिंदास चैनल पर इमोशनल अत्याचार नाम का एक रियलिटी शो आता था, जिसमें पार्टनर्स जो हैं वो अपने उनको पार्टनर्स को पकड़ते थे कैमरा पे, उनका स्टिंग ऑपरेशन करवा के, उनकी लाइफ में कोई लड़की प्लांट करके या लड़का प्लांट करके वो इनकी लॉयल्टी टेस्ट करते थे। तो मैंने वहाँ से अंगद बेदी को देखना शुरू किया। फिर बाद में तो अब अंगद बेदी कौन है मुझे पता नहीं था कि वो एक क्रिकेटर के बेटे हैं, मतलब जो बॉलर हैं उनके फादर, और इस पिक्चर में वो भी थे। अब तो खैर उनकी डेथ हो चुकी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बट उनका भी एक छोटा सा एक स्पेशल अपीयरेंस है। तो इस पिक्चर में जो है एक और बेस्ट चीज़ दिखाई है, जो अभिषेक का जो एक डायलॉग है कि भाई जब ज़िंदगी तुम्हारे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दे तो दरवाजे को तोड़ देना चाहिए। ये लाइन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं ये मूवी देखकर मुझे जो है सुधा चंद्रन की याद आई। सुधा चंद्रन भी नॉर्मल ही पैदा हुई थी, एक नॉर्मल लड़की थी, बट एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना पैर खो दिया था। फिर आर्टिफिशियल पैर लगाकर उन्होंने डांस किया था। वो ऑलरेडी डांसर थी, लेकिन उनका पैर कट जाने के बाद ऐसा लगा कि वो डांस नहीं कर पाएंगी, लेकिन आर्टिफिशियल टांग से वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने डांस किया, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग ली, काफ़ी मेहनत करी, और बहुत उन्होंने जो है संघर्ष किया। देखिए, जब इंसान फिज़िकल चैलेंज्ड हो जाता है ना, तो उसका सबसे पहला संघर्ष खुद से होता है, खुद की इच्छाओं से, खुद की डिज़ायर से होता है। वो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करता है कि भाई मैं नॉर्मल अगर मेरी लाइफ होती तो आज मेरे पास भी वो सब होता। मेरे पास वो सब नहीं है बिकॉज़ मेरी लाइफ डिफरेंट है। इसको वो पॉजिटिव वे में अगर लेके जाए तो बहुत इंसान वो आगे जाता है, और अगर नेगेटिव में लेके जाए तो डिप्रेशन में जाता है, और कभी कभी तो अपने आप को ख़त्म भी कर लेता है। लेकिन इस पिक्चर में अभिषेक बच्चन ने जो उस बंदी को, एनी नाम था उस लड़की का, उसको जिस तरीके से जो मोटिवेट किया कि तुम क्रिकेटर, अगर तुम बैटिंग नहीं कर सकती बट तुम बॉलिंग तो कर सकती, और उसने उससे बॉलिंग में ट्रेनिंग देने से पहले अपने उस हाथ को जो अभी उसका सहारा है उसकी कीमत उसको समझाने के लिए उसी हाथ को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है उसकी ट्रेनिंग दी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। खाना बनाने से लेकर के जो भी अपना पर्सनल काम है, एक्सरसाइज है, बट एक चीज़ वो कराना भूल गया जो मुझे लगा, वो था राइटिंग, यानी कि लिखना। हालांकि ज़माना आजकल कीपैड्स का है, लोग आजकल कॉपी पेंसिल पे लिखते कम हैं, बट बच्चों के अलावा और बड़े तो हर कोई कंप्यूटर पे या लैपटॉप पर ही लिखता है, बटन से लिखता है, बट उसको वो लिखवाने का उसने वो शायद मे बी डायरेक्टर भूल गया। तो खाना बनाना, सब्जी काटना, छोटे छोटे काम, उसको अपने उस हाथ की वैल्यू करना और उस पर कॉन्फिडेंट रहना सिखाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, जो उसमें मुझे सही जो चीज़ लगी, जो मुझे समझ आई, मैं उसकी बात तो ज़रूर करूँगी। तो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है और जो चीज़ है अगर आप उसी को यूज़ करने लग जाओ तो आप
आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। मैंने देखा है, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन को देख चुकी हूँ। मैंने कभी इस बारे में कभी बताया नहीं, लेकिन मेरे आसपास ही कोई ऐसा शख्स है जो फिज़िकल चैलेंज्ड है। तो उसके चैलेंज को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा यू नो मैं चाहती हूँ कि मैंने जो उससे सीखा है, जो मैंने उससे जो समझा है, वो मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर सकूँ। मैंने अपने स्टार्टिंग के ही व्लॉग्स में, मतलब चैनल पे जब मैंने वीडियो डालना शुरू किया, तो फिज़िकल चैलेंज लोगों के बारे में भी मैंने बात करी थी। और क्यों बात करी थी? क्योंकि मैंने ऐसे शख्स को बहुत अपने करीब से देखा है। उसके माँ बाप की भी पेन को मैंने समझा है। सुधा चंद्रन का मैंने कई साल पहले मैगज़ीन में एक इंटरव्यू आया था, मैंने पढ़ा था कि जब उसके पैर कट गया था तो उसके फादर ने बोला था कि आज से मैं ही तुम्हारी टांगे हूँ। तो आप ये देखिए कि एक पेरेंट के लिए कितना मुश्किल होता है। भाई, आपका कोई सपना सपना ज़रूर होता है, आपको दुख होता है, लेकिन जो लोग आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं, उनको तो इससे भी बड़ा सदमा लगता है कि हमारी औलाद अब कैसे सरवाइव करेगा। और सबसे बड़ा दुख, उनको तकलीफ़ इस बात की होती है कि हमारे जाने के बाद उनका क्या होगा। तो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि जाएं तो जाएं कहाँ, काटो तो खून नहीं, ऐसी वाली हालत हो जाती है। जो देखो बच्चे बाय बर्थ ऐसी सिचुएशन लेकर पैदा होते हैं, उनका एक अलग माइंड सेट होता है, उनकी एक अपनी साइकोलॉजी होती है। बट जो लोग नॉर्मल पैदा होते हैं और एक किसी हादसे में, किसी बीमारी में, कुछ उनकी बॉडी में कोई बहुत बड़ा चेंज आता है, तो वो पेरेंट्स के लिए वो बर्दाश्त करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन सुधा चंद्रन एक बहुत बड़ी मिसाल बन के सामने आई। और सुधा चंद्रन ने कई फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनका सितारा जो था वो चमका जब 2001 में उनको एकता कपूर ने अपने एक थ्रिलर शो कहीं किसी रोज़ में रमोला सिकन का रोल दिया, और वो रातों रात स्टार बन गई। और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद वो टेलीविज़न पे काम करती चली गई चली गई चली गई। और उन्होंने झलक दिखलाजा में भी पार्टिसिपेट किया था सन 2007 में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज सुधा चंद्रन के दोनों पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो डेफिनेटली माँ बाप को बहुत तसल्ली होती है कि हाँ, हमारा बच्चा अब उस लायक बन चुका है कि वो हमारे जाने के बाद इस दुनिया में सरवाइव कर सकता है। सुधा चंद्रन जी मैरिड है, उनकी लव मैरिज है, और उनके हस्बैंड का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है उनकी इस जर्नी में। और वो खुद कहती हैं, और उन्होंने और उनके हस्बैंड ने डिसाइड किया था, क्योंकि वो दोनों प्रैक्टिकल हैं, कि हम बच्चे नहीं लाएंगे, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल उन दोनों का सही डिसीजन रहा है। तो सुधा चंद्रन जी की मुझे बहुत याद आई इस पूरी फिल्म को देखकर। और मैं ये चाहती हूँ, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पिक्चर बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है। ये उन लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए जो अपनी लाइफ में एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनकी लाइफ में कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद से इशू क्रिएट करते हैं। उनको ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे दुख को बहुत बड़ा दुख बना रखा है। ब्रेकअप हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, उन्होंने कोई बिज़नेस शुरू किया है या कोई नौकरी की है तो उसमें है। मोस्ट प्रॉब्लली आजकल जो मेन इशू रहता है वो है रिलेशनशिप्स को लेकर ज़्यादा रहता है। या आप सुंदर नहीं हो, या आप मोटे हो, आपको, मतलब मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, छोटे छोटे ही इशू है, या थोड़े बहुत फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या फैमिली में बनती नहीं है। तो ये ऐसे जो छोटे छोटे दुख को बड़ा बनाकर जो डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, उनको ये फिल्म देखनी चाहिए कि जब ज़िंदगी वाकई आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है, तो आपको उस दरवाजे को तोड़ने चाहिए। और वो तोड़ने के लिए सबसे पहले तो आप में वो जिगरा, वो करेज होना चाहिए। तो ये फिल्म वही चीज़ को दर्शाती है। बाकी ऑब्वियसली जो उस पिक्चर की कहानी थी, वो एक अच्छी बॉलर बन जाती है, सब कुछ उसकी लाइफ में परफेक्ट हो जाता है। उसकी फैमिली शुरू से ही बहुत सपोर्टिव होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई तुम लड़की हो, तुम क्रिकेट मत खेलो, ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चर बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और टू द पॉइंट बात
होते हुए भी कभी कभी पिक्चर को ये लोग पता नहीं क्यों भटका देते हैं प्यार मोहब्बत में। तो खैर ठीक है, मैं उसको नहीं कहूँगी। अंगद बेदी का जो रोल है वो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा, क्योंकि उसकी फैमिली दिखाई नहीं गई। वो बचपन से उसको सब प्यार करता है और उसको सपोर्ट करता है, तो ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उसने एक्टिंग अच्छी नहीं की, बट उसका रोल थोड़ा और क्लियर नहीं हुआ। तो खैर ये एक पिक्चर थी और अभिषेक बच्चन ने बहुत सही काम किया है। और अभिषेक बच्चन की एक और पिक्चर आई थी OTT पे, 10वीं पास कुछ ऐसे करके, जिसमें यामी गौतम भी रही हैं। उसमें भी अभिषेक ने बहुत सही रोल किया है। अभिषेक अपनी एज को लेकर कॉन्शियस नहीं है कि भाई मैं इतनी एज का हो गया हूँ तो मैं वो पूरे सफ़ेद बाल और पूरा एक नेचुरल लुक लेकर जो है काम करता है, और वो बहुत सही काम करता है। और मैं अभिषेक को उनकी आने वाली लाइफ के लिए गुड लक विश करना चाहूँगी कि उनको अच्छे रोल्स मिले। सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और ये पिक्चर ZEE5 में है। अगर आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर बुरी नहीं है। और हाँ, इसमें गेस्ट अपीयरेंस मिस्टर बच्चन साहब का भी है, जो मतलब मैच में नरेशन कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, वो माइक लेके जो क्या बोलते हैं उसको, नरेशन ही बोलते हैं ना। जो बोलते हैं कि अरे देखिए अब ये आ रहे हैं, ये बॉलर इन्होंने मारा चौका, मतलब जो अ, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। सॉरी, आप लोग मुझे बताइएगा, मैं भूल गई। मुझे याद था बट पता नहीं क्या था वो उसका जो बोलते हैं। खैर, जो एकदम, हाँ, कमेंट्री, यस, कमेंट्री करते हुए दिखते हैं। तो उनका भी जो है वो रोल है। शायद मैं, पता नहीं, आपको ये बात पहले बता चुकी हूँ नहीं बता चुकी हूँ, बट खैर आप इस पिक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। एंड यस, मेरा एक छोटा सा ये एक रिव्यू था जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। एंड अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो मैं बस यही कहूँगी कि अपने अंदर की जो प्रतिभाएं हैं आप उनको पहचानिए। ठीक है, आपके पास कोई वो नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं जो एक नॉर्मल इंसान को मिलती हैं, लेकिन अगर आप ये सोच लें कि हाँ मैं अलग हूँ और मुझे अपनी इस अलग दुनिया में रहकर ही अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो ये कुछ गलत नहीं है। मैंने देखा है कि जब हम किसी इंसान को देखते हैं ना जो हमसे बुरी कंडीशन में होता है, तो अब मन ही मन में थैंक्स करते, यार थैंक यू यार, हम ऐसे नहीं हैं, थैंक यू गॉड ने हमें ऐसी सिचुएशन नहीं दी। तो आप सोचिए, जितने भी फिज़िकल चैलेंज लोग होते हैं, जब उनको कोई देखता है तो मन ही मन में आता है ना कि यार थैंक गॉड हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है, पता नहीं हम कैसे सरवाइव करते, या हमें जो आज हमारे पास ये चीज़ें हमें दिख रही है क्या पता वो हो या ना हो। और जिस शख्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो भी एक लड़की है और उसके भी बाय बर्थ हेल्थ इशू है। और वो लड़की जो है उसका भी एक मानना है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में एक अलग मुझे ज़िंदगी मिली है तो मैं उस अलग ज़िंदगी में रहकर कुछ अलग अपने लिए करूं। और यही वजह है कि वो अब अपने आप को जो है अलग रहकर काफ़ी ज़्यादा अपने पर मेहनत करने की कोशिश करती है। वो किसी भी नॉर्मल लड़की के सामने, जो स्पेशली जो मैरिड है, उनके सामने जाना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि जब कोई लड़की उसे देखेगी एक नॉर्मल, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात आएगी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, अगर मैं भी ऐसी होती तो शायद पता नहीं मेरी लाइफ क्या होती। तो वो ये चीज़ समझती है, वो ये नफ़रत नहीं करती है किसी से। उसने मुझे बताया कि वो उन नॉर्मल लड़कियों से उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो खैर ज़माना बदल गया है, बट एक वक्त में ऐसी सिचुएशन में जो लोग होते थे ना, लोग उनसे थोड़ा परहेज़ करते थे, अपनी खुशियों में उनको शामिल नहीं करते थे। जो औरतें प्रेग्नेंट होती थी वो उनसे थोड़ा अवॉइड करती थी कि कल को हम उनके सामने जाएंगे तो हमारे होने वाले बच्चे पर परछावा पड़ेगा। तो उस लड़की के साथ भी ये हुआ, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है, जब सोसाइटी ने मुझे अलग किया ही है तो ठीक है, अब मैं उसे अलग रहकर ही अपनी एक पहचान बनाऊंगी। और उसने अपनी ज़िंदगी में जो उसके पास उसे नहीं मिला है
उसने उसमें रहकर जो है एक अलग ही ज़िंदगी ढूंढी है, और मैं कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर होती हूँ। इसीलिए मैं बात करती हूँ कि भाई शादी अगर नहीं हुई तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, बच्चा नहीं हुआ है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि भाई उसने उस चीज़ को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल किया है। तो मुझे लगा कि भाई नॉर्मल इंसान ये क्यों नहीं कर पाता है, कि लोग कहते हैं भाई दुआ करो हमारा बच्चा हो जाए, ये हो जाए। बच्चा होना इतना बड़ा ज़िंदगी में दुख है, या आपके हाथ पैरों में कोई तकलीफ़ आ जाए, आप आपकी पूरी ज़िंदगी का एक 360 टर्न ले ले, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उस शख्स को देखकर यही मोटिवेट होती हूँ, और इसीलिए मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों के सामने आ पाती हूँ और अपने वीडियोस बना पाती हूँ। मेरे जिस तरह से चैनल की हालत है, मुझे लगता है, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि भाई मैं चैनल छोड़ के चली जाऊँ, कुछ इम्प्रूवमेंट तो आ नहीं रही है, लेकिन लगता है कि नहीं, कोई तो मुझे सुनेगा, कोई कभी तो मेरी बात लोगों तक पहुँचेगी। और उस शख्स का बहुत बड़ा हाथ है मुझे इस चैनल पे लाने का, और उन मुद्दों पे बात करके खुलकर लोगों की आंखें नाक कान खोलने का, जिन पर बात करने से हर कोई डरता है। अगर आप लोग मेरे चैनल को डे 1 से देख रहे हैं तो मैंने किस मुद्दे पर ज़्यादा बात की आपको पता ही है, और मैंने अभी फिर से उस मुद्दे पर को मैंने हल्का सा छेड़ा है। तो खैर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पता नहीं कितना लंबा हो गया। तो खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।